एग्जाम्पल नंबर 5 को सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में आप देख रहे होंगे ये जो फर्स्ट दो खंड है इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जेड से तो जेड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हम पहले दोनों खंड लेते हैं यहाँ पे यूज में। तो प्रथम दोनों खंडों को हमने यहाँ पे ले लिया इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेड से तो जेड कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको पक्षांतरण करके लिख देंगे। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइनस का dx लिखा हुआ इक्वल टू dy लिखा हुआ। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको पक्षांतरण कर दूंगा। ये माइनस का तो मैं इस साइड भेज दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा प्लस का dy हो जाएगा, और ये 0 के बराबर में। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है इसका, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, dy का y हो जाएगा। एक कांस्टेंट लगाना है, तो कांस्टेंट मैंने यहाँ पे c कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिया। तो ये हो गया इसका पहला आंसर। अब दूसरा आंसर हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम दूसरा आंसर प्राप्त कर सकते हैं किसी भी देखो एक तो ये लेना है हमें, इसके साथ में मैं ये लूँ तो भी आंसर मिलेगा, और ये पहला वाला लेता हूँ तो भी आंसर मिलेगा। आप किसी भी दो को लेकर आंसर प्राप्त कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरह से करूँगा। मैंने यहाँ पे ये अंतिम दो खंडों को ले लिया, यहाँ पे ये लास्ट वाला और ये वाला हमने यहाँ पे यूज में लिया। आप चाहिए तो इसको भी यूज में ले सकते हो, आंसर तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन मैंने इसको ले लिया यहाँ पे, तो इससे भी आंसर आएगा। तो हम सोल्व करते हैं, अंतिम दो खंडों को यूज में लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो मैंने लास्ट के दोनों खंड यहाँ पे लिख दिए। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष है, वाई के सापेक्ष। यहाँ पे इंटीग्रेशन है जेड के सापेक्ष। तो एक्स तो इसमें होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स है, लेकिन यहाँ पे एक्स प्लस वाई पूरा दिख रहा है, तो यहाँ पे भी x प्लस वाई दिख रहा है। मैं ये क्या करूँगा, यहाँ से x प्लस वाई का मान यहाँ पे लिख दूंगा c। तो जैसे ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है। और ये इक्वेशन कैसी आएगी, ये जेड था तो जेड का तो वज्र गुणा कर दिया इस साइड में, तो जेड तो यहाँ पे चला गया, और ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन तो काफ़ी आसान है इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा y, और जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो log के पदों में होगा इस तरह से। और एक कांस्टेंट मानना था तो मैंने कांस्टेंट यहाँ पे c1 मान लिया। अब इसका इंटीग्रेशन यदि आपको नहीं आता हो तो ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप क्या करना, t मान लेना, फिर आपको इसका इंटीग्रेशन करना आपको आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद आप देख सकते हो ये इक्वेशन इस तरह से बदल चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, c का मान वापस रख देंगे। तो c का मान वापस रखेंगे अब हम इसके अंदर। तो आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दिया मैंने इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 डिवाइड में आ रहा था, तो मैंने इसको 2 से गुणा करके पक्षांतर करके इस तरह से लिख दिया है। आप इसको जानते हो, ये आप समझ सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, और जो बाकी बचा हुआ इसको बराबर की दूसरी साइड में लिख दिया, और मैंने इसको 2 से भी गुणा कर दिया क्योंकि ये डिवाइड वाला 2 यहाँ से हट जाए। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे c का मान रखेंगे। c का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से। तो यहाँ से c का मान रख देंगे हम पहले इक्वेशन से। अभी तक हमने नहीं रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग को हटा दिया यहाँ से। तो लॉग को कैसे हटाते हैं, लॉग को हटाने के लिए यहाँ से हटाकर e की पावर में भेज देते हैं इसको, तो यहाँ पे e की पावर में आ जाएगा ये सब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे e की पावर में आ चुका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो c का मान रख देंगे, और यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे e की पावर 2c1 ये पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि c1 कांस्टेंट है तो ये पूरा ही कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, e की पावर 2c1 और e की पावर माइनस का 2y, इस तरह से अलग अलग करके लिख सकता हूँ। और इसके स्थान पे एक नया कांस्टेंट मान लूँगा मैं इस तरह से मैंने यहाँ पे e की पावर 2c1 ये कांस्टेंट था, तो इसको मैं नया कांस्टेंट a मान लिया मैंने। तो नया कांस्टेंट a मान लिया तो यहाँ पे इस तरह से हो गया ये। यहाँ पे देखो z की पावर 2 तो ऐसे कैसे आ चुका, और c के स्थान पे मैंने c का मान यहाँ से रख दिया, पहला जो आंसर था उससे। तो यहाँ पे इस तरह से c का मान रख दिया, और इसको मैंने नया कांस्टेंट मान लिया e की पावर 2c1, यहाँ से लेकर ये इतना सा इसको मैंने। तो यहाँ पे ये a हो गया, और लास्ट में e की पावर 2y। तो 2y तो ऐसे कैसे आ चुका है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास दूसरा आंसर हो जाएगा। और ये आंसर देख सकते हो x y और z का आंसर है, और ये केवल x और y का आंसर है। ये दोनों आंसर दोनों बिल्कुल अलग अलग आंसर है, और ये अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका स्वतंत्र हल हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लॉग को हटाया, जरूरी नहीं है आप लॉग को हटाते हो, नहीं भी हटाओगे तो भी आपका आंसर होगा, आपने हटा दिया तो भी अच्छी बात है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर हो चुका है। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ,